Assalamu alaikum students. My name is Momina Shaheen. I'm from Comsets University Islamabad Lahore campus. I will tell you, I am teaching you software testing and I will teach you software test plan in this video lecture. First of all, the test plan template which we are going to follow is IEEE 829. आउटलाइन जो है वो ये है इस लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने कवर करना है इंट्रोडक्शन है उसके बाद गोल क्या होता है टेस्ट प्लानिंग का एंड आफ्टर देन वी विल डिस्कस के सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान के टॉपिक्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट डॉक्यूमेंट जो है वो फंडामेंटल है एक किसी भी टेस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले होता है जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टेस्ट बेसिस होते हैं उसी के हिसाब से फर्दर भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं जो भी हमारी टेस्टिंग परफॉर्म हुई उसके उसको उसके बाद टेस्ट प्लान कौन बनाता है टेस्ट लीड जो भी कर रहा होता है वो बनवाता है टेस्ट प्लान और उसी के हिसाब से वो क्रिएशन कर रहा होता है टेस्टर जो है वो उसको इस क्रिएशन के अंदर असिस्ट करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है टेस्टर्स इस जो डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि टेस्टिंग टास्क को परफॉर्म कर सकें so what is the goal of test planning the test plan is the byproduct of detailed planning process that is undertaken to create it. It is a planning process and it is not a resulting document. मतलब ये टेस्ट रिजल्ट्स नहीं होते हैं ये आप टेस्ट को किस तरह से या टेस्टिंग को किस तरह से कैरी आउट करना है उसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है इसका अल्टीमेट ये गोल होता है कि हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशन हो ठीक है टीम टेस्टिंग का क्या इंटेंट है टेस्टिंग की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और साथ ही साथ टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं उसके बारे में and now let's move towards test planning topic and versus test planning template तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं और उन टेम्पलेट्स को इजीली आप यूज़ कर सकते हैं टू डॉक्यूमेंट योर टेस्ट प्लान बट उनको प्रिपेयर करने के लिए जो आपको मेन चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो ये है कि आपको टेस्ट प्लानिंग के टॉपिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए ना कि टेम्पलेट की अगर आपको उनका आइडिया हो जाएगा तो आप किसी भी टेम्पलेट में जो है टेस्ट प्लान क्रिएट कर सकते हैं तो हमारा जो फोकस होगा वो प्लानिंग होगा क्योंकि प्लानिंग इज़ अ डायनामिक प्रोसेस उसी के हिसाब से आपने करना है टेम्पलेट तो ये है कि हम लोग उस चीज़ को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं तो आपको पहले टेस्ट प्लानिंग टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए फिर आप टेम्पलेट जो भी यूज़ करें आप कर सकते हैं so let's move on towards test planning topics फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव एन आइडेंटिफायर होता है कि आपका यूनिक आईडी होगा यूनिक आईडी होगा टेस्ट प्लान जो है उसके साथ आप नंबर देंगे जो कि आइडेंटिफाई कर रहा होगा कि ये कौन सा टेस्ट प्लान है टेस्ट प्लान की मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं या मास्टर प्लान हो सकता है लेवल प्लान हो सकता है जैसे कि इंटीग्रेशन या यूनिट टेस्टिंग के लिए अलग अलग प्लान हो सकते हैं ठीक है टेस्टिंग टाइप के ऊपर जो है वो भी प्लान हो सकता है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग है सिक्योरिटी टेस्टिंग है उसके अलग प्लान है तो उसको आप बता सकते हैं तो ये जो नंबर है ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से प्लान को डिस्कस किया जा रहा है उस नंबर से जो आपका भी जो भी कन्वेंशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के उसके हिसाब से उसके बाद टेस्ट प्लान जो हैं वो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन की तरह ही होते हैं डायनामिक नेचर के होते हैं आपको अप टू डेट रखना पड़ता है उसमें सारी जो चेंजेस हैं उनको डील करना पड़ता है इसीलिए वो उनके पास होती है रिवीजन नंबर ठीक है इसी के साथ जो है आइडेंटिफायर के अंदर आपने साथ ही ऑथर और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और रिव्यूअर हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन भी आप दे देते हैं तो इस तरह का जो है आप बता देते हो उनके रिवीजन हिस्ट्री होगी रिवीजन डेट होगी क्यों चेंजिंग आई थी या क्या रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ी वो और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बता देते हो कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है ओके
रेफरेंसेस रेफरेंसेस में यूजुअली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रख के टेस्ट प्लान बनाया जा रहा होता है और उसकी जो है वर्जन और रिलीज के हवाले से आप रेफ़र कर रहे होते हो उन डॉक्यूमेंट्स को कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट की फ़लाँ रिलीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो आपने रेफरेंस देने होते हैं। रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लोग दूसरे डॉक्यूमेंट को डुप्लिकेट कर दें, बस आप उसकी जो है डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर देते हैं ताकि जो है वो प्रैक्टिकलिटी रहे और आप जो है अपनी एफ़र्ट्स को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें और कम प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकें। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हो सकते हैं जिनको रेफ़र किया जा सकता है? प्रोजेक्ट प्लान हो सकता है, एसआरएस हो सकती है, हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो भी आपके टेस्ट प्रोसेस या स्टैंडर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हो सकते हैं या मेथोडोलॉजी या गाइडलाइंस या जो भी आपकी कॉर्पोरेट मेथोडोलॉजी गाइडलाइंस हैं, जिसके हिसाब से आपने कुछ कन्वेंशन सेट किए हैं, वो हो सकते हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में आपने स्टेट करना होता है कि प्लान का जो है वो पर्पस क्या है, आपने क्यों प्लान बनाया है। इसी तरह से आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है ये किस लेवल का प्लान है, साथ पूरे प्लान की जो है एग्जेक्टिव समरी आपने लिखनी होती है, ठीक है। साथ ही आपने प्रोजेक्ट प्लान के बारे में स्कोप को आइडेंटिफाई कर देना है कि ये इसका स्कोप है इसलिए। नेक्स्ट इज़ कि आपने रिसोर्स और बजट कंस्ट्रेंट्स को देखना है, ठीक है। कि रिसोर्स क्या है, आपके पास बजट क्या है, वो आपने इंट्रोडक्शन में बता देना है। इसी के अलावा आपने किस तरह से चेंज कंट्रोल करना है, उसकी प्रोसेस को डिस्क्राइब कर देना है। सिमिलरली जो है कम्युनिकेशन क्या हुई है, किस तरह से आप की एक्टिविटीज़ को लेके चलोगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट करोगे, ये सारा कुछ आपने बताना है। यूजुअली इस तरह की एग्जेक्टिव समरी भी होती है लेकिन एग्जेक्टिव समरी इन सारी चीज़ों को ब्रीफली डिस्क्राइब करती है लेकिन जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपने एलैबोरेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं टेस्ट आइटम्स पे। वो चीज़ें जो टेस्ट होनी होती हैं, वो फंक्शंस जो दैट नीडेड टू बी दैट आर नीडेड टू बी टेस्टेड, वो होते हैं। तो क्या चीज़ टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, कोई भी सोर्सेज हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन या जो भी इंफॉर्मेशन है, अ, उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन से फंक्शंस हैं जो कि टेस्ट किए जा सकते हैं कि ये फंक्शंस जो हैं हमारे टेस्ट होने चाहिए। एंड देन इसको कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू और साथ ही आपने याद रखना होता है कि क्या चीज़ें हैं दैट आर इंटेंडेड टू डिलीवर टू द क्लाइंट। उन चीज़ों को किस तरह से आपने डिलीवर करना है वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद इस सेक्शन में आप बताते हो कि लेवल ऑफ टेस्ट प्लान क्या है, ठीक है। हायर लेवल्स के लिए जो है एप्लीकेशन या फंक्शनल एरिया हो सकता है, लोअर लेवल्स के लिए जो है वो यूनिट्स हो सकती हैं। तो आपने सेक्शन जो है उस में ये बताना होता है कि ठीक है हमारा इसमें फोकस एरिया जो है फंक्शंस का होगा या हमारा फोकस एरिया इसमें जो है वो मॉड्यूल्स का है या हमारा किसी एक पूरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कर रहे हैं। तो ये आपने टेस्ट प्लान के हिसाब से टेस्ट आइटम जो है वो डिसाइड करना होता है। आगे आ जाती हैं सॉफ्टवेयर रिस्क। रिस्क इश्यूज के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा क्रिटिकल एरिया है, ठीक है। कौन से फंक्शंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हैं या किसी थर्ड पार्टी ने करने हैं जिसके बारे में हम लोग कुछ बता नहीं सकते कि क्या किस तरह से वो विद स्केड्यूल टाइमलाइन आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर कोई ऐसा एरिया होता है जो कि पहले भी जिसकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी हो कि वो फेल हो जाता है, उसमें जो भी टेस्ट हैं वो फेल हो जाते हैं, इस तरह का। या कोई भी ऐसा मॉड्यूल हो जो पुअरली डॉक्यूमेंटेड हो या जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्रिटिकल एरियाज होते हैं, ये काइंड ऑफ रिस्क हो सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिस्क हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, या मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। तो इस तरह के जो रिस्क हैं वो नोट डाउन कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि हम लोग टॉपिक देख रहे हैं ना। इसके अलावा
अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ओरिजिनल रिक्वायरमेंट से, तो वो रिस्क एरिया होता है, उसको आप हाईलाइट कर देते हो इस सेक्शन में ला के। और इसके अलावा कोई भी डिफेक्ट्स की पास्ट हिस्ट्री है जो कि आते हैं, तो आपने उन पोटेंशियल एरियाज जहाँ पे सॉफ्टवेयर में पहले भी डिफेक्ट्स आते रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर देना होता है। साथ ही साथ उन रिस्क से डील करने के लिए कोई गुड अप्रोच अगर पहले भी यूज़ हो चुकी है, तो उसको आइडेंटिफाई कर देना होता है। तो ये भी अच्छा होता है कि आपको पहले से ही पता है कि किस तरह से आपको रिस्क के साथ डील करना है। ठीक है, तो रिस्क जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे स्केड्यूल से हिलने का रिस्क है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के हिसाब से किसी न्यू टेस्टर को असाइन करने का रिस्क है। ये सारे रिस्क हो सकते हैं जो कि आपको इस सेक्शन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर आइडेंटिफाई करने होते हैं। सो नेक्स्ट इज फीचर्स टू बी टेस्टेड। तो इसमें हम लोग यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स लिखते हैं कि कौन से फीचर्स जो हैं वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट होने चाहिए। ये टेक्निकल डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, इसके अंदर आपने लेवल ऑफ रिस्क जो हैं वो बयान करने होते हैं कि हाई है, मीडियम है, लो है। ये सिंपल रेटिंग स्केल के हिसाब से आप बता देते हो ताकि वो यूज़र को समझ आ सके। ठीक है, कि रिस्क इसमें हाई है या मीडियम है या लो है, और ये फीचर्स टेस्ट होंगे। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा प्लान चूज़ हुआ है ये भी आप लिख देते हो। तो उम, आपको लग रहा होगा कि सेक्शन 4 में जो टेस्ट आइटम्स थे और सेक्शन 6 के अंदर फीचर्स टू बी टेस्टेड थे, काफ़ी सिमिलर थे, लेकिन इनमें पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है। सेक्शन 4 के जो है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, वर्जन नंबर के साथ, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ कौन सी चीज़ें टेस्ट होनी है, इस हिसाब से। तो वो किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? वो टेक्निकल टीम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन 6 जो है वो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसके टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ को छोड़ के जो यूज़र है उसको फोकस करके उससे रिलेटेड जो भी जॉब्स वगैरह हैं या उससे रिलेटेड कोई भी फंक्शंस वगैरह हैं जो उनकी जॉब को डन करने में काम आते हैं, उनको लिखा जाता है। इसके अलावा इसमें वो चीज़ें नहीं लिखते जो कि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट नहीं होनी होती। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई कंट्रोल व्यू है, वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग नहीं लिखते। और हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को भी नहीं लिखते जो कि पहले से ही टेस्ट हो चुकी होती हैं। ठीक है, और या फिर जिसमें रिस्क कम होता है, या जो कंसीडरेबली स्टेबल चीज़ें हैं, या कंसीडरेबली स्टेबल फीचर्स हैं जो बार बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, जो कि फंक्शनल पार्ट में नहीं हैं, या इस तरह के जो कि प्री टेस्टेड पोर्शंस हैं किसी प्रोडक्ट के, इस तरह की जो फीचर्स हैं वो हम इसमें लिस्ट डाउन नहीं करते। जो पोटेंशियल होती हैं चेक करने के लिए, उन्हें ही हम लोग राइट डाउन करते हैं। So 6 and 7 are directly related to 5 because फीचर नॉट टू बी टेस्टेड के अंदर भी वही, यानी कि आपने बताना है कि जो चीज़ें नहीं हम लोगों ने टेस्ट करनी, उसका ताल्लुक यही है कि उनमें रिस्क फैक्टर कम होता है। क्यों? क्योंकि वो या तो टेस्टेड हैं, या फिर वो ऑलरेडी सही से काम कर रही थी, या फिर उनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? सेक्शन 5 से पता चलती हैं कि कौन से फीचर्स जो हैं वो पोटेंशियल है, पोटेंशनली क्या कहना चाहिए, टेस्ट होने चाहिए क्योंकि उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, या फिर कौन से जो हैं वो जिनका रिस्क फैक्टर बिल्कुल लो है या बिल्कुल ना होने के बराबर है, उसको नहीं टेस्ट करना। तो इसलिए ये जो है वो इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं। अब हमारे पास 8th जो है वो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले अपने प्लान को लेवल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्टर है, एक्सेप्टेंस लेवल प्लान है, कौन सा प्लान है। ठीक है, और जो भी प्लान है आपका, उस हिसाब से एग्रीगेटेड एक अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि जो लोअर प्लान है उसको भी आप साथ लेके चल सकें मास्टर प्लान के अंदर, हायर प्लान के अंदर, या एक्सेप्टेंस प्लान के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रूल्स हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी को, तो आपको या तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है, या फिर आपने वाइट बॉक्स अप्रोच यूज़ करनी है, या फिर मिक्स्ड यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है
कि कब कौन सी अप्रोच लगानी है, कौन सी अप्रोच जो है वो किस सॉफ्टवेयर के पार्ट पे लगानी है, ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर्स को, कौन से कोड के पार्ट्स को मैनुअली टेस्ट करना है और कौन से पार्ट्स को जो है आपने ऑटोमेशन के थ्रू टेस्ट करना है, ये स्पेशल टूल्स जो भी हैं आपने यूज़ करने हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर कोई स्ट्रेटेजी है या जिसकी जो काम करना है उसके लिए हमें कोई नया टूल यूज़ करने की ज़रूरत है या फिर हमें कोई नया टूल बनाने की ज़रूरत है या फिर एग्जिस्टिंग टूल काफ़ी हैं या फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए किसी टूल को यूज़ करने के लिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स कौन सी यूज़ होंगी या मैट्रिक्स कौन सी कलेक्ट करेंगे आफ्टर दैट टेस्टिंग, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करनी है, ये सारा कुछ आपने इस अप्रोच के अंदर नरेट करना होता है कि किस तरह जो भी चीज़ें हैं आपने आइडेंटिफाई करनी है कि हमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी और कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो चेक हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से रिग्रेशन टेस्टिंग कितनी करनी है, सेवेरिटी क्या है हर एक डिफेक्ट की और कौन सी जो डिज़ाइन है वो अनटेस्टेबल है, कौन से टेस्टेबल हैं और जो अनटेस्टेबल हैं फिर उनका जो है रिक्वायरमेंट को फिर हम लोग कैसे डील करेंगे उसके साथ। और क्या ये भी एक क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इट वुड बी बेटर टू आउटसोर्स द एंटायर टेस्ट एफर्ट और इट विल बी बेटर इफ वी टेस्ट ऑल अलोन। तो वो बजट का थोड़ा सा सोच के ये जो चीज़ है उसको डिफाइन किया जाता है। और अगर ये टेस्ट प्लान है तो ओवरऑल टेस्टिंग अप्रोच कवरेज रिक्वायरमेंट जितना भी टेस्ट ने कवर करना है आपके डिफरेंट प्लान्स ने कवर करना है ये भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। हायर लेवल प्लान्स में या फिर लोअर लेवल प्लान्स में ऐसा नहीं होता। उसके मास्टर प्लान में ये ज़रूर बताया जाता है क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट का होता है। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं टेस्टिंग के लिए तो उसको भी बयान किया जाता है कि सिर्फ स्पेसिफिक सेगमेंट या ग्रुपिंग है उसको इकट्ठे अगर करना है टेस्ट, ठीक है, दो कंपोनेंट्स जो हैं वो उनको इकट्ठे टेस्ट करना है, दो फीचर्स को इकट्ठे टेस्ट करना है कि अगर इस दोनों सही काम करें इंटीग्रेट हो गए या इस तरह से तो वो ठीक है। तो इस तरह की जो स्पेशल फीचर्स हैं या स्पेशल सेगमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको भी लिखा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो हैं वो बताई जाती हैं जैसे कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स कि अगर कोई जो है मीन टाइम कितना आया फेल दो फेलियर्स के दरमियान। इसी तरह से और भी डिफरेंट मैट्रिक्स होती हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस को किस तरह से हैंडल करना है वो अप्रोच भी आप बता देते हो। साथ ही टेस्ट स्ट्रेटेजी बताते हैं, ठीक है, कि टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। और टेस्ट स्ट्रेटेजी बनाने वाले यानी कि ये जो भी टेस्ट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और वो एक्सपीरियंस टेस्टर होते हैं वो ही बनाते हैं। और तमाम प्रोजेक्ट टीम के लोग इस पूरे एग्रीमेंट को टेस्ट करते हैं, सॉरी एग्री हो सॉरी इस एग्रीमेंट के ऊपर एग्री करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इसको। तो स्टेक होल्डर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आइटम पास फेल क्राइटेरिया पे। ये कौन सा पास फेल क्राइटेरिया क्या होगा, कंप्लीशन क्राइटेरिया क्या होगा इस प्लान का, ठीक है। कंप्लीशन क्राइटेरिया या पास फेल क्राइटेरिया जो है इसमें जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है आपको देखने के लिए भी ये होना चाहिए कि आपका लेवल कौन सा है। अगर यूनिट टेस्ट लेवल का प्लान है, ठीक है, लेवल प्लान जो होते हैं यानी कि टेस्ट लेवल का प्लान है यूनिट टेस्ट का इंटीग्रेशन टेस्ट का, तो उसमें आपके पास कंप्लीशन क्राइटेरिया क्या हो सकता है या पास फेल क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि तमाम टेस्ट केसेस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टेस्ट केसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, माइनर डिफेक्ट्स के साथ जो हैं वो बाकी जो है वो भी ठीक आ गए हैं। या ये आपका होगा कि पास फील क्राइटेरिया। इसके अलावा कोड कवरेज जो है वो उसमें जितनी करनी थी वो पूरी हो गई है। ये हो सकते हैं यूनिट टेस्ट लेवल के क्राइटेरिया, कंप्लीशन क्राइटेरिया या पास फेल क्राइटेरिया।
मास्टर प्लान का क्या क्राइटेरिया होगा, उसमें ये होगा कि ऑल लोअर लेवल प्लान्स मस्ट बी कंप्लीटेड। ये क्राइटेरिया हो सकता है, या स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लान्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए विदाउट एरर, या जो आए हैं वो माइनर एरर के साथ आए हैं। तो इसलिए डिफरेंस है लेवल में, लेवल के डिफरेंस के हिसाब से कंप्लीशन क्राइटेरिया भी वेरी करता है। तो लेकिन मेंशन जो है वो 9th सेक्शन में किया जाता है कि पास फेल क्राइटेरिया क्या होगा। तो इंडिविजुअल टेस्ट केस लेवल की क्राइटेरिया भी होते हैं, यूनिट टेस्ट प्लान के भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, या फिर जर्नल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी क्राइटेरिया हो सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट जो है जिसको हम लोग टेस्ट करने वाले थे ये कम्प्लीटली टेस्टेड है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये सेक्शन कंप्लीट करते हैं जब हमारा क्राइटेरिया डिफाइन हो जाता है। उसके बाद सस्पेंशन क्राइटेरिया है या रिजम्पशन रिक्वायरमेंट है। सस्पेंशन इज काइंड ऑफ दैट थिंग कि फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग करे जा रहे हो और इतने ज़्यादा डिफेक्ट्स आ गए हैं दैट इज टू आवर दैट लिमिट, यानी कि आप मेंशन करते हो कि अगर हमारे लेट्स सपोज एक्स डिफेक्ट्स आ गए, एक्स इज इक्वल टू दैट, तो हम लोग रोक देंगे टेस्टिंग को। ठीक है, वी विल सस्पेंड द टेस्टिंग, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस टू कंटिन्यू दीज टेस्ट। then you have in this section you have to constitute the stoppage criteria कि वो x क्या होगा। और उसके बाद इन केस कि आपने जो है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिफेक्ट्स जो हैं वो आ गए हैं, अब हमारे पास इतने डिफेक्ट्स नहीं हैं, ये डिफेक्ट्स रिमूव कर लिए गए हैं, तो आप प्रोसीड करोगे टेस्टिंग को। तो वो एक्सेप्टेबल लेवल जो है डिफेक्ट्स का क्या होगा वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। दैट विल बी रिजम्पशन रिक्वायरमेंट। ओके। उसके बाद टेस्ट डिलीवरेबल्स क्या होते हैं। टेस्ट के डिलीवरेबल मल्टीपल हो सकते हैं, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट हो सकता है, टेस्ट केसेस होते हैं। एक डिलीवरेबल आपका डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, किस तरह से टेस्ट को डिज़ाइन किया हुआ है, उसके जो टूल्स हैं, कोई सिमुलेटर वगैरह हैं या फिर डायनामिक या स्टैटिक जनरेटर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके एरर लॉग्स हो सकते हैं, क्या क्या एरर आए, क्या क्या एग्जीक्यूशन हुई, ये वाली चीज़ होनी है। ये आपके डिलीवरेबल्स हैं। और बहुत सारी चीज़ें डिलीवरेबल हो सकती हैं सिवाय उस चीज़ के जिसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म हो रही हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट हो, कोई एरिया हो। उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें जो हैं आपकी टेस्ट डिलीवरेबल्स हो सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिमेनिंग टेस्ट टास्क पे। इसमें क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि आपका जो प्रोसेस है या एप्लीकेशन है वो मल्टी फेज के अंदर तो नहीं है, यानी कि या फिर जो एप्लीकेशन है वो इंक्रीमेंट्स में तो नहीं है। एक इंक्रीमेंट होगी और उसके बाद जो है नेक्स्ट इंक्रीमेंट में कोई और पार्ट्स जो हैं एप्लीकेशन के प्लान्ड होते हैं। अगर ऐसा है तो इन एरियाज को आइडेंटिफाई कर देते हैं रिमेनिंग टेस्ट टास्क के अंदर कि ये चीज़ें हैं या ये वाले जो पार्ट्स हैं, दीज विल बी इन द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं कि ये चीज़ नहीं पूरी हुई या जो भी है, तो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें और आपको पहले से ही पता हो कि ये व्हाट शुड नॉट बी टेस्टेड एंड दोज फंक्शंस शुड बी अवॉइडेड, तो उनको नॉन डिफेक्ट्स में ले जाए। नेक्स्ट, अगर मल्टी पार्टी प्रोसेस है, इफ द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन अ मल्टी पार्टी प्रोसेस, तो उसमें क्या करना होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ऐसे एरियाज जो कि प्लान है फॉर द डेवलपमेंट, कि अभी वो प्लान हो रहे हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज उनकी डिफेक्ट्स ट्रैकिंग के ऊपर नहीं लगाते। अगर कोई थर्ड पार्टी है डेवलपमेंट में इन्वॉल्व और उसके जो एरियाज हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो थर्ड पार्टी की है, तो हम लोगों का जो टाइम और एफर्ट है वो बच जाए। एनवायरमेंटल नीड्स के ऊपर आ जाते हैं। इस टॉपिक के अंदर क्या कवर होता है, इस सेक्शन के अंदर क्या कवर होता है, इसके अंदर जो भी आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, किस तरह से टेस्ट डेटा प्रोवाइड होगा, कोई स्पेशल सिमुलेटर्स वगैरह अगर चाहिए होते हैं, या फिर कोई जनरेटर, स्टैटिक्स जनरेटर चाहिए होते हैं, या फिर कोई ऐसा पार्ट जो है वो टेस्टिंग होना है जिसकी
बारे में आपने डिस्क्राइब करना है कि हर पार्ट पे कितनी टेस्टिंग की जाएगी, हाउ मच टेस्टिंग विल बी डन ऑन ईच कंपोनेंट ऑफ मल्टी पार्ट फीचर। तो उसके बारे में जो स्पेसिफिकेशंस हैं, आप एनवायरमेंटल नीड्स के बारे में, या कोई स्पॉटिंग सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, या कोई सिमुलेटर्स या स्टैटिक जनरेटर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर स्पेशल कोई स्टाफ चाहिए, कोई ट्रेनिंग या स्टाफ की ट्रेनिंग की कोई नीड्स है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इस सेक्शन के अंदर स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स। तो एप्लीकेशन सिस्टम के ऊपर ट्रेनिंग करना, या टेस्ट टूल्स के कोई भी टेस्ट टूल्स हैं उनके लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग की जा क्या कहना चाहिए, लेट्स से कोई नया टेस्ट टूल आपने यूज़ करना है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग करवानी है आपने अपने टेस्टर्स की, तो उसकी कोई नीड्स हैं तो आप पहले ही प्लान कर लेते हो। तो इसके अलावा आपकी टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, ये आप डिसाइड कर लेते हो। कौन सी स्टाफ को आपने असाइन करना है, कितना स्किलफुल स्टाफ चाहिए, कोई स्पेशल स्टाफ चाहिए या जो भी है, तो आप इसके अंदर जो है वो लिस्ट डाउन या एलेबोरेट कर देते हैं इस सेक्शन के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर हम लोगों ने ये डिफाइन करना होता है कि कौन जो है वो इंचार्ज होगा, कौन जो है वो असाइंड होगा किसी काम के लिए, क्या असाइंड स्टाफ ने करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने डिफरेंट एरियाज और इश्यूज को भी हाईलाइट करना है कि सेट रिस्क क्या होंगे, कौन रिस्क सेट करेगा, या फिर जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है, लेवल क्या है प्लान का, ठीक है। इसके अलावा अगर ट्रेनिंग चाहिए तो कौन प्रोवाइड करेगा, मतलब इट इज़ अबाउट द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, और किस चीज़ के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको आपने लिस्ट डाउन कर देना है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर टेस्ट टीम जो है वो क्या काम करेगी, मैनेजमेंट टीम क्या काम करेगी, और अगर आप इस तरह से प्लान नहीं करेंगे कि कौन सा काम किसने करना है, तो चाहे आप प्लान भी कर लें कि ये काम होने चाहिए, वो फिर भी कॉमेडी शो बन जाएगा। वजह क्या है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो प्लान नहीं की, मतलब आपने कहा ये काम करेंगे, करने चाहिए, ये काम होने चाहिए, लेकिन कौन करेगा ये डिसाइड नहीं है, तो फिर जो है ऐसा होगा कि कोई भी जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो यू हैव टू असाइन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्पेसिफिक टीम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हर टास्क है वो किसी ना किसी टीम मेंबर को असाइन, किसी ना किसी टीम को असाइन हुआ हुआ है, मार्केटिंग टीम को या प्रोग्रामर टीम को या टेस्टिंग टीम को। यहाँ पे आप टास्क देख सकते हैं, क्यूए कौन कर रहा है, टेस्टिंग टीम कर रही है, या इस तरह के जो टास्क हैं वो असाइन हुए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने असाइन करने होते हैं टास्क। स्केड्यूल जो है जहाँ तक बात होती है, तो इट शुड बी टेस्ट बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक एंड वैलिडेटेड एस्टिमेट्स, कि आपने स्केड्यूल जो है उसको बहुत सोच समझ के करना है, और क्योंकि ये जो है पूरी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो डेवलपमेंट है उसका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट प्लान है उसके अंदर कितना आपने टाइम जो है टेस्टिंग को देना है, और उसके बाद उस टेस्टिंग के अंदर जो है वो किस तरह से रेलिवेंट माइलस्टोन को किस तरह से आपने देखना है, सोचना है, उसको स्केड्यूल करना है। तो कुछ अगर स्केड्यूल के हिसाब से कुछ चीज़ें, जो कुछ फीचर्स हैं वो बाद की रिलीज के लिए भी आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। और अगर वो जो हैं टास्क कौन से होंगे जो कि फॉर द नेक्स्ट स्केड्यूल कर लेंगे, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, डिसीजन हैं, वो यहाँ पे आप एलेबोरेट करते हो स्केड्यूल के उसमें। और उसके बाद जो टेस्ट जो आपका जो भी टेस्टिंग आप कर रहे होते हो ओवरऑल प्रोजेक्ट पे ही कर रहे होते हो, ठीक है, या फिर साथ के साथ आपकी जो चलती रहती है, कभी रिव्यूज होते रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसमें नंबर ऑफ टास्क हो सकते हैं। तो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने मंथ में कितने टेस्टर्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, या किसी प्रोजेक्ट में कितना टाइम रिक्वायर्ड था, तो उसमें कितने टेस्टर्स जो हैं वो आपके लगे हैं उसको कैरी आउट करने के लिए। तो कितने नंबर ऑफ टास्क थे,
ठीक है, और कितने नंबर ऑफ पीपल चाहिए आपको ये काम करने के लिए। तो ये एस्टिमेशंस जो हैं वो बहुत केयरफुल एस्टिमेशंस लगानी होती हैं। तो उसके बाद ही आप स्केड्यूल को डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह से जो जब आप टाइम अलॉट कर देते हो किसी भी एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए जो लिमिटेड होता है, तो टेस्ट मैनेजर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि उसमें कितनी हद तक जो है वो टेस्ट कवरेज हो सकती है एज मैक्सिमम एज पॉसिबल विदाउट द स्केड्यूल क्रंच, या स्केड्यूल से हटे बगैर कितनी मैक्सिमम टेस्ट कवरेज कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या करते हैं कि आप एब्सोलूट डेट्स को तो अवॉइड करते हैं कि एब्सोलूट डेट्स ना दें। तो बस ये बता दें कि इतने इन मार्जिन्स के अंदर जो है हमने ये टेस्ट करना है। लेकिन हाँ, एक डेट जो है वो लोग यूजुअली इस तरह से फिक्स डेट्स के हिसाब से कर देते हैं ये। तो उम, उससे आप हटें। बजाय इसके कि आप फिक्स डेट करें, आपको कोई थोड़ा-सा वेरिएबल रखना चाहिए ताकि स्टार्ट और स्टॉप जो है वो आगे-पीछे हो सकता है। इसी हम लोगों को यूजुअली रिलेटिव डेट्स रखनी चाहिए, जैसे कि अब पास वन कितने टाइम में हो जाएगा, 6 वीक्स में, 4 वीक्स में। आप इस तरह से रिलेटिव डेट्स को अगर डिफाइन कर दें तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा काम जो है वो पहले हो जाएगा, कौन सा काम बाद में हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि टेस्ट प्लान अगर कंप्लीट करना है उसमें कितना टाइम लगेगा। अ, तो 7 डेज़ आफ्टर हो रहा है तो 4 वीक्स में कंप्लीट होगा। इसी तरह से टेस्ट केसेस कब तक कंप्लीट होंगे, उसमें कितना ड्यूरेशन लगेगा। ये टास्क जो है आपको एक रफ स्केड्यूल दे देता है रिलेटिव डेट्स के हिसाब से कि आप आइडिया लगा सकें कौन सा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कब तक हो जाएगा। बजाय इसके कि आप डेट्स वगैरह दें या कंक्रीट डेट्स दे दें, आप रिलेटिव जो है वो डेट्स असाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब रिस्क प्लानिंग रिस्क्स एंड कंटीजेंसीज इसमें यही है कि अगर ओवरऑल किसी प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क आ जाते हैं, ठीक है, या किसी टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। अब या तो वो ये हो सकते हैं कि रिक्वायरमेंट या डिज़ाइन से कोई चेंजेस आ गए, या फिर कोई डिलेज आ गए किसी एप्लीकेशन में, कोई लेट डिलीवरी हो गई, या कोई अवेलेबल नहीं हुए कोई रिसोर्सेज हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, या फिर कोई पर्सनल रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं। तो इस तरह के जो मसले आते हैं वो यहाँ पे एलेबोरेट किए जाते हैं कि ये रिस्क हो सकते हैं, ये कंटीजेंसी हो सकती हैं, ये लिस्ट डाउन कर दी जाती है। अब ऐसी कंटीजेंसीज या रिस्क को डील करने के लिए, या फिर उनको जो है वो हो, ऐसी सूरत में हो क्या सकता है, क्या उसके उन इवेंट्स हो सकते हैं उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है। जैसे कि कोई अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं तो कुछ जो एक्शंस लिए जा सकते हैं वो ये लिए जा सकते हैं कि हम लोग रिलीज डेट को थोड़ा लेट करते हैं। यूजुअली ऐसा होना मुश्किल होता है क्योंकि समटाइम्स मोस्टली टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिक्स्ड डिलीवरी डेट्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है या फिर किया ये जा सकता है कि टेस्ट जो परफॉर्म करने हैं उनको कम कर दिया जाए आगे, क्योंकि अगर कोई कंटीजेंसीज आ गई हैं, कोई रिस्क आ गए हैं, या फिर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स को ज़्यादा कर दिया जाए, लेकिन इस तरह से क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है। फिर और क्या काम हो सकता है कि कोई और रिसोर्स ऐड कर दिए जाएं इस के अंदर। ये जो है वो ज़्यादा आसान है कि रिसोर्सेज ऐड कर दें ताकि काम जल्दी हो सके, या फिर ओवर टाइम जो है लोगों को कहीं के आप लगाएं, या इस तरह का कोई जो है वो आप सदेबाब इसका ढूंढ के प्लान के अंदर जो है वो लिस्ट डाउन कर देते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक होता है अप्रूवल का। अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर दिस प्लान। अगर वो लेवल प्लान है तो कौन उसको अप्रूव करेगा कि ये प्रोसेस के लिए कंप्लीट है, और प्रोजेक्ट टीम जो है प्रोसीड कर सकती है इस प्लान के साथ। तो उसको स्पेसिफाई करते हैं कि अप्रूवल जो है
वो किससे नीडेड है। अगर ये मास्टर प्लान है, लेट्स सपोज कि अगर मास्टर प्लान है तो काफ़ी सारी पार्टीज जो हैं या तकरीबन तमाम पार्टीज ही इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन इसमें जो है ऑडियंस को डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेट्स से कि ये यूनिट टेस्ट प्लान है या फिर ये या फिर ये इंटीग्रेशन लेवल का प्लान है तो या फिर ये मास्टर लेवल का प्लान है, क्योंकि इसके लिए ऑडियंस डिफरेंट होती है। ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंट ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं तो उनका नॉलेज भी डिफरेंट होता है। इसी तरह से देखें तो प्रोग्रामर को टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस से उनका जो है ताल्लुक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चलता। दैट्स वाई बिजनेस प्रोसेस के लिए जो है वो मार्केटिंग टीम या फिर जो है मैनेजमेंट जो है वो देख रही होती है। इसी तरह से यूज़र को बिजनेस इनसाइट्स का कुछ आइडिया होता है, लेकिन उनको टेक्निकल स्किल्स नहीं पता होती। तो इसलिए वेरिंग स्किल्स जो है ना वो होती हैं। तो उस हिसाब से ऑडियंस को माइंड में रख के जो है अप्रूवल जो है उसको सीक करना चाहिए। अ, क्योंकि यूज़र्स हो गए या टेक्निकल स्किल्स हैं वो भी वेरी कर रही होती हैं टीम में दूसरे तरीके से। तो उस हिसाब से ही हमें अप्रूवल के लिए देखना चाहिए कि अप्रूव किस किस से करवाना है, तो कौन कौन सी पार्टीज को इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट इज ग्लॉसरी। ग्लॉसरी के अंदर ऐसे ही जैसे अपेंडिक्स होती है उसी के अंदर जैसे कोई भी टर्म्स या एक्रोनिम्स जो भी यूज़ किए गए हैं इस डॉक्यूमेंट में वो डिफाइन कर दिए जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन हो सके। तो ये था टॉपिक हम लोगों ने जो आज पढ़ा है। 2 लेक्चर्स कवर किए हैं आज इसके अंदर। टेस्ट प्लान को कम्प्लीटली पढ़ा, इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। किस तरह से टेस्ट प्लान बनाना चाहिए, उसमें क्या-क्या टॉपिक्स होने चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, उसका एक टेस्ट प्लान जो है वो बनाएँ एज़ असाइनमेंट, ग्रुप असाइनमेंट। और वो जो है उसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। और ये आप लोगों का एक असाइनमेंट 3 के तौर पे कंसीडर हो सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।